हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का तीसरा अध्याय अर्थात धातु और अधातु का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है धातु और अधातु के बारे में समझेंगे। उनके भौतिक रासायनिक गुणधर्म क्या है, उनके जो है सामान्य उपयोगिता क्या है, इन सब बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चले आप शुरू करते हैं। तो हमारे पास है धातु और अधातु। तो सर्वप्रथम ये समझेंगे कि धातु और अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो धातु उन तत्वों को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन दायी होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, उन तत्वों को हम धातु कहते हैं। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, उन तत्वों को हम अधातु कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट है, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन देने वाले तत्व मेटल अर्थात धातु। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उन तत्वों को हम अधातु कहते हैं। The electron accepting element is called non-metal। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉन ग्राही तत्व अधातु कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन दाता तत्व धातु। मोटी बात पर समझ गए। अब इसके कुछ उदाहरण देख लें, धातु के उदाहरण और अधातु के उदाहरण। तो धातु के उदाहरण में है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो कहा गया कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन दायी होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, यानी ये लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। अब इस बात को हमें याद रखना होगा कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन देगा। जितना इलेक्ट्रॉन देगा उस पर उतना ही जो है धन आवेश आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो धातु होते हैं वो धनावेशी गुणधर्म वाले होते हैं। सोडियम जो है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मैग्नीशियम से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और अभी हम लोगों ने समझा कि कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन निकालता है उसके ऊपर उतना ही धन आवेश आता है। ठीक है, चलिए देखें। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, मैग्नीशियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर 1 धनावेश, 1 धनावेश, 2 धनावेश, 2 धनावेश और 3 धनावेश। तो मतलब ये लोग जो हैं, जो धातुएं होती हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम लोगों ने धातु को तो समझ गए कि धातु इलेक्ट्रॉन दायी होते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट है अधातु, कि भाई अधातु क्या होते हैं। तो अधातु के बारे में जरा समझ लें। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। देखा जाए, जैसे आपके पास है क्लोरीन, क्लोरीन है, इस क्लोरीन को मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे
और क्लोरीन जो है निगेटिव यानी ऋण आवेश धारण कर लेगा, क्योंकि जिस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने धन आवेश आते हैं, उसी प्रकार से जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उतना ऋण आवेश भी आता है। ठीक है, हमको एक क्लोरीन का एटम चाहिए था, जबकि क्लोरीन जो है द्विपरमाणविक होता है, मतलब यह जो है डाई एटॉमिक होता है, जो नेचर में पाया जाता है। डाई एटॉमिक में क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये डाई एटॉमिक है, मतलब द्विपरमाणविक। ठीक है, तो इसलिए हमको तो एक चाहिए था यहां पे, इसलिए हम लोग आधा कर दिए। ठीक है, अब आपके पास आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी द्विपरमाणविक है, लेकिन हमें एक परमाणु चाहिए, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं। ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको चाहिए, इसका मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पर आएगा 2 माइनस। ठीक है, तो इसी प्रकार से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अर्थात N3 माइनस हो गया। तो इस प्रकार से आपने कि देखा कि जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, वे सब अधातु हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो सब धातु। ठीक है, चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। कि ये देखते हैं कि इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या है। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज धातुओं के और अधातुओं के। तो ये देखें कि धातु और अधातु हमारे आसपास किस रूप में, किस प्रकार से, ठीक है, पाए जाते हैं। तो भौतिक जो गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म में हम केवल उसके लौकिक यानी जो साधारण स्तर पे, सामान्य स्तर पे जितने भी गुणधर्म हमें दिखाई दे या जो हम आसपास महसूस करते हैं, वो सब भौतिक गुणधर्म में आएंगे। ठीक है, जैसे उनकी अवस्था, उनके रूप, इसके आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए तो जो धातुएं होती हैं उनकी अवस्था क्या है, उनका स्टेट क्या है। तो जो धातुएं होती हैं वो मुख्य रूप से ठोस अवस्था में पाई जाती है, कुछ अपवादों को छोड़ दे तो। जैसे मरकरी, मरकरी जो है वो द्रव की अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी चीज अधातु। तो अधातु के बारे में देखा जाए तो हमारे पास जो धातुएं हैं, जो धातुएं हैं वो मुख्य रूप से पाई जाती हैं ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाते हैं। अपवाद है मरकरी, क्योंकि मरकरी जो है वो द्रव की अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरे हैं अधातुएं। भाई अधातुएं क्या है, जरा अधातुएं के देख ले। तो अधातुएं जो होते हैं वो तीनों अवस्था में हमें प्राप्त होती हैं। अधातुएं ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैस भी होते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस में कौन कौन आते हैं, जैसे हमारे पास है हीरा, जिसको आप डायमंड कहते हैं, ग्रेफाइट,
ठीक है, कोयला, ये लोग जो है अधातु हैं और ये लोग ठोस अवस्था में। द्रव की अवस्था में कौन है? ब्रोमीन है। जो ब्रोमीन है वो द्रव की अवस्था में है। गैस की अवस्था में आपके पास मिलेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस प्रकार जो है अधातुओं में तीनों अवस्थाएं जो हैं निहित होती हैं, यानी अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, चलें अब आगे देखिए। अब इनके कुछ और भी गुणधर्म है जो धातु और अधातु में पृथक करेंगे, अलग करेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है। चलिए अब उन गुणधर्मों के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर ले। ठीक है, तो जो सबसे पहला गुणधर्म है उसका नाम है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता, ठीक है, तो हम लोग जो है पढ़ेंगे आघातवर्धनीयता कि भाई ये क्या है। आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता एक गुणधर्म है जिसको आप कहेंगे मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी जो है एक आघातवर्धनीयता है। आघातवर्धनीयता गुणधर्म क्या है? आघातवर्धनीयता के अंतर्गत जब किसी पदार्थ को हम पीटते हैं, जैसे हथौड़ी से उसको हम पीटेंगे तो वह सीधे फैलेगा एक पतले चादर के रूप में। इसका उदाहरण है जैसे हम लोहे को पीटे, एल्युमिनियम को पीटे, कॉपर को पीटे, ये सब पीटने पर ये फैलते हैं। इस गुणधर्म को हम कहते हैं आघातवर्धनीयता। और आघातवर्धनीयता का जो गुणधर्म है वो धातुओं में पाया जाता है। ये जो है धातुओं में पाया जाता है, लेकिन ये जो गुण जो है अधातु में नहीं पाया जाता, अधातु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा जो इनका गुणधर्म है वो है भंगुरता, ब्रिटलनेस, भंगुरता। अब हम लोग थोड़ा सा भंगुरता के बारे में समझ लें कि भाई ये लोग होते क्या है। भंगुरता, ठीक है, तो यहां पर आपके पास होगा ब्रिटलनेस, भंगुरता। अब भंगुरता जो है वो कौन सा गुणधर्म है? इसमें कहता है जब किसी भी पदार्थ को आप पीटते हैं तो या उस पर आघात करते हैं तो टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता है। जैसे आप ईंट ले और ईंट पर हथौड़ी से मारें, कोयला ले, कोयले को हथौड़ी से मारें, मिट्टी ले, उनको भी हथौड़ी से मारे, आघात करेंगे, आप देखेंगे कि टुकड़े टुकड़े में ये सब बिखर जाते हैं। इस गुणधर्म को आप कहते हैं भंगुरता। अब भंगुरता का जो गुणधर्म होता है वह धातुओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में पाया जाता है। ठीक है, भंगुरता का
गुणधर्म। दूसरा जो गुणधर्म जब आपके आने वाला है उसको कहते हैं तन्यता। तन्यता मतलब डक्टिलिटी। तन्यता, तन्यता यानी डक्टिलिटी। भाई तन्यता क्या चीज होता है? तन्यता किसे कहते हैं? कहते तन्यता वह गुणधर्म है जिसके अंतर्गत संबंधित पदार्थ को तार में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब जब किसी भी पदार्थ को हम खींचकर तार में बदल लें, उसको वायर में बदल सकते हैं, तो इस गुणधर्म को हम कहते हैं तन्यता। अब तन्यता का जो गुणधर्म होता है वो धातुओं में पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कॉपर का तार देखा होगा, एल्युमिनियम का तार देखा होगा, तो ये जो तार हैं ये धातुओं से बने हैं। ठीक है, अब इसके बाद है अगला गुणधर्म है वो है चालकता। चालकता, ठीक है, यानी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। भाई चालकता क्या होता है? तो चालकता का संबंध है चालन से, यानी कंडक्शन से। तो कहता है कि जब किसी भी पदार्थ से होकर ऊष्मा गुजर जाए, किसी भी पदार्थ से होकर विद्युत धारा गुजर जाए, तो ये कहा जाएगा कि जो संबंधित पदार्थ है वो ऊष्मा का चालक है या विद्युत का चालक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो चालकता है उसका सीधा संबंध है चालन से, यानी कंडक्शन से। ठीक है, तो जब किसी भी पदार्थ से ऊष्मा का चालन हो जाता है, यानी ऊष्मा कंडक्ट हो जाती है, तो उसके इस गुणधर्म को ऊष्मी चालकता कहते हैं। और जब विद्युत धारा का जो है चालन हो जाए, इसे हम जो है विद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें क्या पाया गया? तो जो धातुएं होती हैं उसमें चालकता का गुण है, विद्युत चालकता और ऊष्मी चालकता दोनों का गुणधर्म है। ठीक है, लेकिन अधातुओं में ये गुणधर्म नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद है। नाम है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है उसमें विद्युत का चालन होता है। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, ठीक है, यह इसका अपवाद है। यह अपवाद है, मतलब ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये जो धातु हैं, अधातु हैं, अब इसमें जो सबसे मुख्य गुणधर्म अब आ गया ध्वनि उत्पादकता। ध्वनि उत्पादकता देखा जाए, ध्वनि उत्पादकता, इसको आप कहेंगे सोनोरसिटी। सोनोरसिटी। और ध्वनि उत्पादकता में क्या है? तो कहता है कि जब किसी भी पदार्थ पर हम आघात करते हैं, तो आघात करने पर एक निरंतर ध्वनि उसमें से कुछ देर तक के लिए निकलती है। अब जैसे मान लें कि अगर हम लकड़ी को पीटते हैं तो उस पर भी ध्वनि निकलती तो है, ठीक है, लेकिन वह ध्वनि जब पिटाई होती है तभी रहती है। जैसे वह ध्वनि जो है वो खट या फट या पट जैसे होगी। लेकिन ध्यान रखेंगे कि धातुओं में थोड़ा सा जो ध्वनि उत्पादन की जो क्षमता होती है वो अधातुओं से थोड़ा अलग होती है। क्यों? क्योंकि जब आप धातुओं को पीटते हैं तो उसमें से जो ध्वनि निकलती है वह थोड़ी देर तक जो है वातावरण में स्थित होती है, जो हमें सुनाई देती है। इसी कारण जो है, जो हम अगर लोहा पीटते हैं या कोई भी धातु पीटते हैं
तो उसमें से एक टन जैसी आवाज निकलती है, जैसे घंटी है, मंदिर में है, ठीक है। तो उनपे जब हम आघात करते हैं तो उसमें से एक बहुत देर तक रहने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो गुणधर्म है उसको हम कहते हैं ध्वनि उत्पादकता यानी सोनोरिसिटी। और ये धातुओं में पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो धातु और अधातु के जो भौतिक गुण हैं वो लगभग इसी में समेटे गए, ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इनके रासायनिक गुणधर्म इनके क्या है, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म के बारे में थोड़ा समझेंगे, चले देखते हैं। अब रासायनिक गुणधर्म को थोड़ा समझें। अब रासायनिक गुणधर्म का मतलब है कि यहां कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी ही होगी। यहां पर भौतिक परिवर्तन जो है उनको थोड़ा हमें इग्नोर करना होगा। अब हमें रासायनिक अभिक्रिया देखनी है, ठीक है, तभी हमें रासायनिक गुणधर्म जो है समझ में आएगा। तो देखिए भाई, तो इसके बाद इसमें क्या है, धातु। हाँ, यहां एक चीज हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं, जो धातु होते हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं और जो अधातु हैं वो इन्हीं पर निर्भर होते हैं। तो इसलिए होता है कि जितनी भी सक्रियता होती है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, वह धातुओं के ही आधार पर जो है व्याख्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, ठीक है। अधातु तो उनके पीछे चलते हैं, तो इसलिए यहां पर हम ज्यादातर धातुओं की ही बात करेंगे, ठीक है। चले, तो धातुओं के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू मेटल्स, तो इसमें क्या है, जो धातु हैं उनकी कौन कौन सी अभिक्रिया है। तो धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, धातु की अभिक्रिया पानी से, धातु की अभिक्रिया अम्ल से, और जो अभिक्रिया है जो आगे है, लेकिन पहले इसके बारे में समझ लें। कहता है कि जब धातु और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, मतलब जब धातु और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो अपना संबंधित धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। दूसरी तरफ जब धातु और पानी अभिक्रिया करता है तब तो अपना संबंधित ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण करता है, ठीक है। और तीसरा जो है धातु और अम्ल की अभिक्रिया। जब धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं, तब जब धातु और अम्ल परस्पर अभिक्रिया करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो संबंधित लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन अभिक्रिया को समझ लें। इसके बाद एक अभिक्रिया और है जो लगभग विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया, मतलब जैसे वो अभिक्रिया विस्थापन की तरह है। तो पहले भी तीन अभिक्रिया को हम लोग समझेंगे कि आखिर में ये लोग कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो देखिए, आपके पास धातु में हम लोग जो है धातु में सोडियम ले लें, पोटेशियम ले लें, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन सब की अभिक्रिया हम लोग करा दें ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना भी है, ऑक्सीजन से कराना, तो इनके संबंधित ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा, हमें इनका संबंधित ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब देखिए कि संबंधित ऑक्साइड कौन सा है। तो सोडियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड आपको बनेगा, पोटेशियम पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और कैल्शियम कैल्शियम का ऑक्साइड देगा। इसका मतलब ये अभिक्रिया, जो ये अभिक्रियाएं दिख रही हैं, किसका उदाहरण है? उदाहरण है कि धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो अपना संबंधित ऑक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे
कि धातु पानी के साथ कैसा अभिक्रिया करता है। तभी हम लोगों ने समझा है कि जब धातु पानी से अभिक्रिया करता है तो अपना संबंधित ऑक्साइड बनाता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। ठीक है, चले अब इनको समझ लिया जाए। फिर से हमें धातु लिखें, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये धातु है। अब इनकी अभिक्रिया हम लोग पानी से करा देंगे, तो अब इनका हमें पानी से अभिक्रिया कराना है। तो आपके पास H2O यानी ये पानी है। जब ये पानी से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाया, तो कहा गया है कि जब धातु पानी से अभिक्रिया करता है तो अपना संबंधित ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका हम ऑक्साइड बना लें, और ऑक्साइड आपके पास मिलने वाला है, देखिए सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इनमें से निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अभी इसके पहले जो अभिक्रिया था कि धातु और ऑक्सीजन से, तो उस अभिक्रिया को संतुलित नहीं किया गया, क्योंकि अब उसका संतुलन यहां पर हम करेंगे तो संतुलन समझ लेंगे कि कैसे संतुलित करते हैं। तो उस अभिक्रिया को एक प्रकार से आप प्रैक्टिस समझ लेंगे, यहां पर जो नियम लगाएंगे उसी नियम के आधार पर उन अभिक्रियाओं को भी आप संतुलित कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे है। तो यहां पर 2 सोडियम है, आपको यहां पर 2 सोडियम लिखना होगा। इसके बाद ऑक्सीजन 1 है, रिएक्शन संतुलित है। यहां पर भी वही काम करेंगे, 2 रिएक्शन संतुलित है। मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन, रिएक्शन संतुलित है, यानी सारे रिएक्शन संतुलित हैं। ठीक है, तो ये क्या है, धातु का पानी से अभिक्रिया, और जब धातु पानी से अभिक्रिया किया है तो संबंधित ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है उत्पन्न किया है। अब आपके पास है जो धातु है उनका अम्ल से अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोगों ने अम्ल क्षार लवण, जो अध्याय है मतलब अध्याय 2, उसमें हम लोगों ने इसको समझा है, लेकिन यहां हम लोग उसका उदाहरण देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर आपके पास धातुएं होंगे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये आपके पास धातु है, कैल्शियम। अब इनकी अभिक्रिया आपको करना है अम्ल से। कोई अम्ल ले लें, HCl ले लें, H2SO4 ले लें, HNO3 ले लें, कोई भी ले सकते हैं। आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, आपके पास नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी अम्ल हम ले सकते हैं। चलिए, हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड को हम लेना चाहते हैं और इसको हम ले लेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी अभिक्रिया में आपको सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग हम करेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। इनका उत्पाद देखिए, इनका प्रोडक्ट देखिए, बोला क्या है कि जब भी जो है अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है, यानी धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो संबंधित लवण
और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो आपके पास है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होंगे। ठीक है, ये इनके मुक्त होने का चिन्ह है, प्रतीक। ठीक, तो अब समझ गए कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो अपना संबंधित लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण। इस अभिक्रिया को अब हम लोग संतुलित करने का प्रयास करेंगे। देखिए संतुलित, यहां 2 सोडियम है, यहां 2 ला दीजिए, 2 पोटेशियम है, 2 ला दीजिए। बाकी सारी अभिक्रियाएं जो है आपको संतुलित अवस्था में हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब संतुलित है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने समझ लिया कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है अपना संबंधित लवण यानी साल्ट और उसके साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है महत्वपूर्ण अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे और वो अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। यानी क्या होगा कि एक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण से, उसके विलयन से, उसके कंपाउंड से अलग कर देगा। शर्त यहां पर समझ में आना चाहिए कि जिसको आप हटा रहे हैं वह उसकी सक्रियता कम होनी चाहिए उस धातु से जिसके द्वारा हटा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर हम लोग कर रहे हैं, यहां पर आप ए के द्वारा बी को हटा रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर ए के द्वारा अगर आप बी को हटा रहे हैं तब क्या होना चाहिए? तब ये होना चाहिए कि ए की सक्रियता बी से अधिक होनी चाहिए। ए के द्वारा बी को हटा रहे हैं इसमें, तो मतलब क्या हो गया? अर्थात ए की सक्रियता अधिक होनी चाहिए बी की सक्रियता से अधिक होनी चाहिए। और इसी सक्रियता को समझने के लिए सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज आ गई। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है यानी जो सक्रियता श्रेणी है, जो इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं, जिसका विस्तृत अध्ययन कक्षा 11 में और कक्षा 12 में, कक्षा 11 का जो चैप्टर है, जो अध्याय है, उसका नाम है रिडॉक्स यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का चैप्टर है, और कक्षा 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इनके बारे में पूरा जो है संपूर्ण अध्याय है। ठीक है, यहां पर केवल जो है उनके कुछ तत्व हैं जिनका कुछ हमें मेमोरी में रखना है, कौन सक्रिय है कौन नहीं, उनका एक क्रम बना दिया गया। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहां एक उदाहरण हम लोग समझ लें, इनके पक्ष में कुछ हम लोग उदाहरण समझेंगे। तो ये पाया गया कि भाई सक्रियता श्रेणी को देखने से ये पता चल गया कि एक तत्व है जिसका नाम है जिंक। जिंक की जो सक्रियता है, वो अधिक है कॉपर से। जिंक की सक्रियता कॉपर से अधिक है, मतलब जिंक ज्यादा ताकतवर है कॉपर के तुलना में। ठीक है,
तब तो जिंक की अभिक्रिया यदि आप कॉपर सल्फेट से करा देते हैं तो आपको बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप कॉपर का अभिक्रिया जिंक सल्फेट से करा दें तो अभिक्रिया नहीं होगी। अभिक्रिया क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं यहां पर, और एक चीज यहां पर देख लीजिए जो हटा रहा है उसकी सक्रियता ज्यादा होनी चाहिए, तो सक्रियता श्रेणी में जिंक की सक्रियता ज्यादा है। सक्रियता श्रेणी अभी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो यह एक प्रकार से यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। जब आप पहला अध्याय पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में, तो वहां पर आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बोला है। विस्थापन अभिक्रिया, वहां पर दूसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों को पढ़ना अब है। तो अब आपके पास है सक्रियता श्रेणी। तो यहां पर क्या है कि जो कुछ धातु दिए गए हैं और उन धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर क्रम बनाया गया, ठीक है। यहां देख रहे हैं कि जो सबसे सक्रिय धातु है वो सबसे पहले है, और जो सबसे कम सक्रिय है यानी निम्न सक्रिय है वो आपको यहां पर दिया गया, वो है गोल्ड। तो यहां पर अगर हम देखें कि आपके पास ये जिंक है, ध्यान दें अभी हम लोग उदाहरण लिया था जिंक का और कॉपर। मतलब ये हुआ कि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, आयरन जो है कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, लेड कॉपर से ज्यादा सक्रिय है। अब यहां पर एक बात को थोड़ा ध्यान देने योग्य है, जरा इस सीक्वेंस को, क्रम को जरा देखिएगा, और एक क्रम आपको यहां दिखाई दे रहा है, बड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा। अब कर हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए सोडियम है, मतलब पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी जो है ना हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय हैं, और कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, इन लोगों से हाइड्रोजन ज्यादा सक्रिय है। तो हमको क्या यहां समझने को प्राप्त हुआ? ये हुआ कि जितने भी हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय हैं वह सभी अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तो देंगे, लेकिन ये लोग जो हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये लोग अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लें कि आपने जिंक की अभिक्रिया HCl से करा दीजिए, तो जिंक जो है हाइड्रोजन को अलग कर सकता है, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन को हटाने में सक्षम है, ठीक है। आप यहां पर मैग्नीशियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले लें, और आपके पास HCl, यहां भी MgCl2 हाइड्रोजन गैस निकल गया, ठीक है।
इसी तरह आप सोडियम ले सकते हैं, HCl, तो NaCl बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इनको आप संतुलित करिए। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये जितने जो ये धातुएं हैं, ये सभी धातुएं हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय हैं। लेकिन अगर आप कॉपर का रिएक्शन HCl से करा दें, मरकरी का रिएक्शन HCl से करा दें, अगर आप सिल्वर का रिएक्शन अगर आप HCl से करा दें, तब थोड़ी समस्या है, क्योंकि यहां हाइड्रोजन बड़ा सक्रिय है। तो इन लोगों की अभिक्रिया जो है, मतलब यहां पर हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, वह पॉसिबल नहीं है या बहुत हार्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सक्रियता श्रेणी समझा कि सक्रियता श्रेणी में होता क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में, कि धातुओं को यानी जो तत्व हैं उनके सक्रियता के क्रम में रखा जाता है, और ज्यादा सक्रिय वाला तत्व कम सक्रिय वाले तत्व को उसके यौगिक से अलग कर सकता है, यानी करता है। ठीक है, अब आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लें, नोट बना लें। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जो है एक टॉपिक पढ़ेंगे, हम धातुओं और अधातुओं की अभिक्रिया। ठीक है, और ये बड़ा जो है एक रोचक टॉपिक है। क्यों? वह इनके परिभाषा में ही छिपा हुआ है। जो धातुएं होते हैं, जो धातु है ना, वो इलेक्ट्रॉन का अच्छा दाता है, और जो अधातुएं होते हैं वह इलेक्ट्रॉन का ग्राही है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और दोनों अगर पास पास आ गए तो अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे होगा। तो इसमें उदाहरण में है सोडियम। सोडियम, ठीक है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का दान देता है, या किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, वो है सोडियम। अब किसी एक हम अधातु का उदाहरण इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, तो उसमें हम मान लेते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन को। और ये पता है कि जो क्लोरीन होता है वो द्विपरमाणुविक अणु है, लेकिन हमको तो इसमें से एक ही चाहिए। तो क्या होता है कि इसको, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएगा तो ये बदल जाएगा क्लोराइड आयन। अब इस अभिक्रिया को जरा जोड़ के देखिए, तो यहां पर क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। जोड़िए, सोडियम प्लस 1/2 Cl2 बराबर NaCl, या लिख सकते हैं 2 का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2NaCl2 2NaCl, ये लोग संतुलित अभिक्रिया के रूप में हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया है मैग्नीशियम प्लस, तो हमें एक चीज पता है कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का दाता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ठीक है, अब हमें पता है कि एक ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को चाहता है ऑक्साइड बनने के लिए। ठीक है, तो आपके पास ऑक्सीजन लेंगे, यहां पर एक ऑक्सीजन जो है आपको मिलने वाला है,
ठीक है, यहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बन जाएगा O पर -2। ठीक है, यहां पर जैसे Na+ और Cl- मिलकर NaCl बनाया, यहां पर मैग्नीशियम पे 2+ ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसने आपको दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, या 2Mg प्लस O2 2MgO, ये इनका रिएक्शन। ठीक है, आपको जो है ये जो अभिक्रिया है इनको आप समझेंगे, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इनको जो है आप अपने नोट में लिखेंगे और इनको समझेंगे। अब ये जो अभिक्रियाएं हैं इनको हम एक इलेक्ट्रॉन के मॉडल से समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इसका जो है आप लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो धातु अधातु में जो अभिक्रिया हुआ है वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या अवधारणा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें समझना होगा, एक होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसमें हम करते क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें जो सबसे अंतिम जो कोष है या अंतिम कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको उस परमाणु पर हम दर्शाते हैं। तो इस प्रकार के जो निरूपण है इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। और एक बात और है कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंधों का जो है, जो पुराने रासायनिक बंध होते हैं वो टूटते हैं और नए रासायनिक बंध बनते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से संबंध बनाता है, संयोग करता है, तो वहां पर मूल रूप से ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने की जो है उनकी प्रवृत्ति होती है। जब 8 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब वो स्टेबल होगा। चलिए समझते हैं इसको। अब जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है इसका जो परमाणु क्रमांक है, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 12। ठीक है, 12। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 और 2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी तरह से सोडियम है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है 11 ये हो जाएगा 2 8 और 1। इसी तरह से हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। ठीक है, 17। और जब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो ये आपको देगा 2 8 और 7। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है, जब इसका बनाएंगे तो हो जाएगा 2 और 6। तभी हमने कहा कि जो भी इनके अंत में, जो इनके अंत कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन दिखता है वही इलेक्ट्रॉन को इनके ऊपर हम प्रदर्शित कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जरा बना के देखिए, हम इसको थोड़ा सा बना के हम लोग समझ लें। चलिए, तो हमारे पास है मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम के अंत में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन को इस पे आप दर्शा देंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को आप यहां दर्शा देंगे, एक यहां पर
और कहीं भी आप इसको एक यहां पर आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सोडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन अंत में है, तो एक यहां पर, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऑक्सीजन पर 6 है, 1, 2, 3, 6। जरा देखेंगे तो ये जो आपका जो इस प्रकार का जो प्रदर्शन है, इस प्रकार का जो निरूपण है, ये कहलाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इनसे डिसाइड होगा कि भाई इनके अंत कोश में, अंत कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन जो है लाना है, जिससे यह अस्थाई हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम सोडियम और क्लोरीन की बात देखते हैं। सोडियम और क्लोरीन को हम समझते हैं। अब हमारे पास जो है सोडियम और क्लोरीन को हमें समझना है, ठीक है। चलें इनको समझ लेते हैं कि क्या इनके साथ हुआ। सोडियम और क्लोरीन जरा ध्यान से देखेंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281, क्लोरीन का है 287। जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो दोनों के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, फ्री काम होगा। तो जो सोडियम है, ये आपके पास सोडियम, ये आपके पास क्लोरीन है, ठीक है। तो सोडियम के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें करना क्या था कि जो आपके पास सोडियम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका भी जोड़ा बन जाएगा। तो इसने क्या बना दिया, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया क्लोरीन के पास, और क्लोरीन के पास एक अधिक इलेक्ट्रॉन का ऋण आ गया। अब हम लोगों को पता है कि जब दो आवेश होते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो इनके बीच में विद्युत आकर्षण बल काम करता है, जिसके कारण यह एटम जो है, जो आयन है, प्लस आयन और माइनस आयन के बीच में एक बंध बन जाता है, जिसको आप कहते हैं आयनिक बांध। और इसी आयनिक बंध के कारण NaCl का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट जो घटना है मैग्नीशियम के साथ और ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, अगर इसको ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, और मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये दे दिए जाएंगे ऑक्सीजन को, और तो मैग्नीशियम पर आ जाएगा 2+, और इधर जो है आपके पास ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आने के कारण इसके ऊपर 2 ऋण आवेश आ जाएगा। यहां भी इनकी तरह आवेश है, और इसी आवेश के कारण यहां काम करेगा वैद्युत आकर्षण बल, यानी मैग्नीशियम 2+ और ऑक्सीजन 2- के बीच में वैद्युत आकर्षण बल काम करेगा, और इसे आप कहोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से धातुएं और अधातुएं आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका अपने नोट में बनाएं,
और इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है।